Dear students, in last lecture we have discussed the general features of the group Bryophyta. We know that the Bryophyta are non-vascular plants, means they are not having xylem or the phloem, the conducting tissues, and because of absence of these tissues, they are not, their body is not differentiated into true leaf, stem or the root. We just call that they have leaf-like, root-like or stem-like structures. That's why the body is thalloid in nature. And if we are going to discuss what type of body form they are possessing, it can be thalloid, means it can be flat, dorso-ventrally flat, or it can be foliose in nature, means it may bear leafy structures, leafy appendages. If we are going to discuss what type of life cycle they are possessing, we can say that in their life cycle, they have two stages, that is gametophytic stage and sporophytic stage. Gametophytic stage is having a special plant body which is known as gametophyte. The gametophyte is green, means it is photosynthetic in nature. It is dominant, means it is going to exist for longer duration, and it is haploid in nature, means all the cells of the gametophyte are having single set of chromosomes. यहाँ पे लाइफ साइकिल मैंने दोबारा से बनाई है, आप इसको दोबारा से रिकॉल कीजिए। पिछले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पे हम इस बार ब्रीफली इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अभी जैसे कहा कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट बनते हैं, दो तरह के प्लांट फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे, एक जिसको आप गैमेटोफाइट कहते हो और एक को आप स्पोरोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट बॉडी जो है वो डोमिनेटिंग बॉडी है, क्योंकि वो ज्यादा लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगी, हैप्लॉइड नेचर की होगी और ग्रीन होगी, मींस ये ऑटोट्रोफिक नेचर की है। इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। दिस ग्रीन डोमिनेटिंग बॉडी कैन बी थैलोइड, फ्लैट हो सकती है या फोलियो हो सकती है। अब क्योंकि ये गैमेटोफाइट है तो इसका रोल क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स बनाने हैं इसे, और मेल और फीमेल गैमीट्स बनाने के लिए इट इज गोइंग टू बियर स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम। दिस इज एंथ्रीडियम दैट आई हैव शोन हियर। ये एंथ्रीडियम के बाहर एक जैकेट है, स्ट्राइल जैकेट, एंड इसके अंदर जो ये सेल्स हैं ये सभी की सभी इस तरह के बाद में बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बन जाएंगे। सो दिस एंथेरोजोइड्स और द मेल गैमेट्स, दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन दिस मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, while the egg is going to produce in this flask shaped structure known as archegonium। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी दो तरह के सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करती है, जिनमें से जो मेल सेक्स ऑर्गन जिसको आप एंथ्रीडियम कहते हो वो मेल गैमेट या एंथेरोजोइड बनाएगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको आप आर्चीगोनियम कहते हैं उसमें फीमेल गैमेट प्रोडक्शन होता है जिसको आप एग कहते हैं। अब इससे अगली स्टेप क्या होनी है कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करने वाले हैं। To help them in fusion process or the fertilization process, the water essentiality, there is essentiality of water. With the help of water, this biflagellated entherozoid, it moves inside this flask-shaped structure where the egg is present. और इन एंथेरोजोइड की एंट्री के बाद ये एग और एंथेरोजोइड आपस में फ्यूज कर लेते हैं, जिसे आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन किस टाइप का हुआ? दिस इज oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज वी कैन सी दैट द साइज ऑफ एग इज वेरी लार्ज एंड इट इज नॉन मोटाइल, while the entherozoids they are motile and small in size. Such type of fusion is known as oogamous type of sexual reproduction. जब इनमें फ्यूजन हो जाता है तो नेक्स्ट सेल जो बनती है उसका नाम होता है जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड होगा क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट की सेट्स, क्रोमोसोमल सेट्स
दोनों यहाँ पर कॉमनली इसके न्यूक्लियस में है, एंड दिस जाइगोट इज होल्डिंग द chromosomal sets of both antherozoid and egg. That's why the zygote is diploid in nature. It is having two sets of the chromosomes. जब एक बार जाइगोट बन जाता है तो इस डिप्लॉयड सेल से अब अगली स्टेज शुरू हो जाएगी प्लांट की, जिसको आप स्पोरोफिटिक स्टेज कहते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, ये स्पोरोफाइट है। इस स्पोरोफाइट में आप देखते हो कि मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, कैप्सूल, सीटा एंड फ्रूट। लेकिन ये स्पोरोफाइट की खासियत ये है कि ये नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये इस पहले वाली प्लांट बॉडी के साथ, जिसको आप गैमेटोफाइट कहते हैं, उसी के साथ अटैच रहता है। ये पैरासाइट है, इसे फूड पूरी तरीके से गैमेटोफाइट से लेता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में ये इतना हिस्सा गैमेटोफाइट है, और ये जो रेड कलर का रीजन जो दिखाया गया है ये गैमेटोफाइट है, सॉरी स्पोरोफाइट है। नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट will produce the spores which will germinate again to form this gametophyte. तो अगर ये साइकिल चल रही है तो पहले गैमेटोफाइट बनता है, उसमें ये मेल फीमेल गैमेट्स बनके फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद फिर स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट्स में जो स्पोर्स बनेंगे मियोसिस प्रोसेस से, तो दोबारा से गैमेटोफाइट बनता है। ये जनरल लाइफ साइकिल हुई सभी ब्रायोफाइट्स। लेकिन ब्रायोफाइट्स को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं according to their morphological forms. The bryophytes can be liverworts or they can be mosses. So let's study what are the liverworts and what are mosses, and then we have to differentiate between both the 2 different types of these bryophytes. First of all, let's talk about the liverworts. Liverworts का जो गैमेटोफाइट जो डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी है वो 2 तरह की हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये मैंने एक फ्लैट बॉडी बनाई है। इट इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी विच इज एप्रेस्ड ऑन द सॉइल सरफेस। दिस फ्लैट बॉडी, थैलोइड बॉडी, इज हैविंग द राइजोइड्स ऑन इट्स वेंट्रल साइड। लोअर साइड पे राइजोइड्स होते हैं, रूट जैसे स्ट्रक्चर्स, जो इसको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में हेल्प करेंगे और वहां से जो वाटर और मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इन राइजोइड्स की स्पेशलिटी ये होती है लिवरवोर्ट्स के अंदर, ये आप ध्यान में रखेंगे, लिवरवोर्ट्स हैव राइजोइड्स यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। इनकी बॉडी फॉर्म्स की अभी हम बात कर रहे थे, जैसे ये वाला जो बनाया गया है ये थैलोइड है, फ्लैट है, लेकिन इन्हीं की लिवरवोर्ट्स की कैटेगरी में ही कुछ प्लांट्स फोलियोज टाइप के भी हो सकते हैं। Means they may have the longitudinal axis, इस तरह से एक्सिस हो सकती है, और उसके ऊपर लीफी अपेंडेजेस हो सकती हैं। ये लीफ अपेंडेजेस, they are, you can here also see that they are attached to this longitudinal axis in or arranged on this axis in 2 rows. 2 rows of these leafy appendages are attached to this long axis. So this is the foliose type of liverwort, and this is the thalloid or flat or dorsoventrally appressed type of liverwort. Example of such bryophytes having this flat body can be the Riccia or the Markensia, and example of this foliose type of liverwort can be the Porella. This is Porella. Okay, so what we have learned that they may bear 2 types of gametophytic forms, thalloid or foliose. Second, they have rhizoids which are unbranched and unicellular. Third thing, they are going to produce again, जैसे यहाँ पर अब बात करते हैं गैमेटोफाइट का जो काम होगा वो है सेक्स ऑर्गन्स को उसकी प्रोडक्शन करना। तो अगर यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, सेक्स ऑर्गन्स दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन दिस डोर्सल साइड। जैसे ये बॉडी है इसके डोर्सल सरफेस पर इसके रिसेप्टिकल्स, अगर एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एंथ्रीडियम्स आर होल्डेड बाय ए रिसेप्टिकल एंथ्रीडियोफोर, एंड इफ इट इज आर्चिगोनियम देन आर्चिगोनियम आर होल्डेड बाय ए रिसेप्टिकल आर्चिगोनियोफोर। तो चाहे वो आर्चिगोनियोफोर है चाहे वो एंथ्रीडियोफोर है, वो डोर्सल साइड पर प्रोड्यूस होते हैं, और इस
रिसेप्टिकल के अंदर फिर ये सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं जिनमें फिर मेल और फीमेल गैमेट बनेगा। अगर ये फ्लैट है तो डोर्सल सरफेस पे, लेकिन अगर इसकी बॉडी फोलियोस टाइप की है तब वो इसके टॉप के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, मींस लाइक दिस टिप इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द रिसेप्टिकल। क्लियर? नाउ इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस the type of vegetative propagation or vegetative reproduction, so they can reproduce by vegetatively. The method is fragmentation, means अगर ये पूरी बॉडी में कुछ पार्ट्स इसके पीसेस जो हैं वो डिटैच हो जाते हैं और आसपास के किसी एरिया में जब वो अपने आप को when they are going to get the moisture, they will again start growing into complete body. So their pieces or their fragments can produce a new plant body. This is the vegetative type of reproduction. They can also reproduce asexually. And here I have shown these cup-like structures. इन कप जैसे स्ट्रक्चर्स को हम गैमा कप कहते हैं। ये गैमा कप ये दिखाया गया है, एक्चुअली एक रिसेप्टिकल है और इस रिसेप्टिकल के अंदर आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं ऐसे ऐसे। इन्हें गैमा कप क्यों कहते हैं? इसकी शेप कप जैसी है लेकिन इस कप के अंदर ऐसे कुछ एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। दिस एसेक्सुअल बर्ड्स आर ग्रीन मल्टीसेलुलर इन नेचर। ग्रीन है तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बर्ड कहा इनको और एसेक्सुअल बर्ड कहा क्योंकि ये एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल प्रोडक्शन है इनका। एंड बर्ड इसलिए कहा क्योंकि जहां पर भी गिरेंगे वहां पर इन्हीं स्ट्रक्चर से नया प्लांट फिर से दोबारा से प्रोड्यूस हो सकता है। सो दिस कप लाइक स्ट्रक्चर होल्डिंग दिस टू गैमा हेयर मल्टीसेलुलर ग्रीन and asexual birds gamma, whenever they are going to be released from this cup like structure, they will fall on the moist soil and then produce a new thallus. Okay, so what we have learned that liverworts can reproduce vegetatively by fragmentation. They can reproduce asexually by gamma cup formation. They can reproduce sexually by production of these structures, Anthridium and Archegonium, and the receptacles Anthridiophore and Archegoniophore, they are born on the dorsal side. इसके बाद जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस आगे कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो रिप्रोडक्शन जब चलेगा जाइगोट बनता है मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप होती है जाइगोट से। वो स्पोरोफाइट में मेन 3 रीजन्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। लिवरवर्ट्स की खासियत ये है कि इनके स्पोरोफिटिक बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। इट इज नॉट वेल डेवलप्ड इन लिवरवर्ट्स। सो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ द लिवरवर्ट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस मोसेस, देन वी विल कंपेयर इट विद द लिवरवर्ट्स। सो मोसेस के बारे में अगर बात करें तो इनकी बॉडी फ्लैट नहीं होती है जैसे वहां हमने बात की थी। दे आर फोलियोस टाइप, यहाँ पे लीफी अपेंडेजेस हैं। अब ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर भी बात की थी, इसके पास भी जैसे कोरेला नामक लिवरवोर्ट में भी आपको ऐसे लीफी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बट दीज टू फोलियोस स्ट्रक्चर दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर बात मोसेस की करते हैं तो इसमें जो लीव्स होती हैं या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर स्पाइरली अरेंज्ड। यहाँ पर तो 2 रोज में थी बट यहाँ पर ये स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं। राइजोइड्स की जब बात करते हैं तो राइजोइड्स आर हियर अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर, लेकिन यहाँ पे ये ब्रांच्ड हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। सो इन केस ऑफ मोसेस द राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। They are having foliose body, they are having the leaves arranged in spiral manner and the leaf like structures, they also bear the midrib। ऐसे इनके अंदर आपको ऐसा डिप्रेशन नजर आएगा जिसको आप midrib कहते हो, वहां पर midrib नहीं थी। This is the gametophytic plant body। अब बात जब आती है कि रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो अगेन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एंथीडियम एंड आर्चिगोनियम। लेकिन इन एंथीडियम और आर्चिगोनियम को होल्ड करने वाले जो रिसेप्टिकल्स है, जो हमने कहा था कि लीवर वुड्स में डोर्सल सरफेस पे लगेंगे, यहाँ पर वो इसके टिप पे प्रोडक्शन उसकी होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, दिस इज द रिसेप्टिकल। फॉर एग्जांपल ये आर्चिगोनियोफोर है, तो इस आर्चिगोनियोफोर के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर आर्चिगोनियम प्रोड्यूस होंगे। अगर ये एंथीडियोफोर है तो ये स्ट्रक्चर के अंदर एंथीडियम प्रोड्यूस होंगे। तो ये इसके टिप पे लगते हैं, जबकि यहाँ पर अगर ये फ्लैट सरफेस है तो ये इसके डोर्सल सरफेस पे लगते हैं। अब जब मेल इसमें आर्चिगोनियम और एंथीडियम प्रोडक्शन इनमें हो जाती है, अगेन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस these structures will produce the male or female gamete. They will fuse with the help of water. They will produce the zygote, and then zygote again lead to production of the next structure which is known as sporophyte. तो आप यहाँ देखिएगा, ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है और इसके ऊपर ये स्पोरोफाइट जो नया प्लांट फॉर्म है वो आ गया है। From where it has developed? It is developed from the zygote. ये स्ट्रक्चर इसका नॉन ग्रीन है, डिप्लॉयड नेचर का है। डिप्लॉयड इसलिए क्योंकि जाइगोट से बना है। अब अगर बात करें स्पोरोफाइट मोसिस की और लिवरवुड्स के स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट मोस के जो होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चरल लेवल होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बजाय लिवरवुड्स के। वेल डेवलप्ड sporophytic body is in case of mosses. After this structure which is known as capsule, it is going to produce the spores. Spores कौन सी इस केस में क्योंकि ये sporophytic पूरी बॉडी डिप्लॉयड है, it is going to produce spores by the process of meiosis. तो meiosis होने के बाद जब spores production होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, अब यहाँ थोड़ा important point एक जो इनसे बहुत ज़्यादा इन्हें अलग बनाता है। Spores are now going to germinate not directly into this structure. ये बिल्कुल ऐसा सीधा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है। लिवरवुड्स में तो डायरेक्टली स्पोर्स जर्मिनेट करके या तो वो थैलॉइड या फोलियो स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन मोसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। They are first of all going to form a filamentous body. जैसे आपने एल्गी देखे होंगे ग्रीन फिलामेंट्स, उस तरह के फिलामेंट्स निकलते हैं इन स्पोर्स से और वो पूरे सॉइल सरफेस को कवर कर लेते हैं बिल्कुल मैट की तरह से। और शायद हमें ये भी लगे कि ये एल्गी है, बट दे आर नॉट द एल्गल मेंबर्स, एक्चुअली दे आर द ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा स्टेज लिवरवुड्स में नहीं पाई जाती। सो दिस फिलामेंटस स्टेज प्रोटोनीमा अगर सबसे पहले जब निकलती है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। उसके बाद धीरे धीरे इसकी ब्रांचिंग होती रहती है, पूरी तरीके से फैल जाती है, तब आप इसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कह सकते हो। इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में ये एसेक्सुअल बर्ड्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे यहाँ पे हमने कहा था गैमा कब से ये बनाते हैं नया प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका लिवरवुड्स में, लेकिन यहाँ पर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस asexual buds on the surface of the secondary protonema. ये filamentous जो फॉर्म दिखाई दे रही है इसके ऊपर एक बर्ड लग जाता है और उस बर्ड से नया प्लांट बन सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फ्रेगमेंट्स प्रोटोनीमा जो है ये स्प्लिट हो सकती है और बहुत सारे नए प्लांट्स इससे बाद में बन सकते हैं, फोलियो स्ट्रक्चर्स डेवलप हो सकते हैं। तो बात करें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड से हो सकता है। अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्रोटोनीमा स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज चल रही होती है तो उसमें लेटरल बर्ड्स, लेटरल पोजीशन पे बर्ड निकलते हैं और बर्ड से फिर ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनने के बाद इस पर सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं। सेक्स ऑर्गन्स अगेन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द मेल फीमेल गैमेट्स, जाइगोट बनेगा, फिर फ्यूजन होगा, फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको एक बार टैबुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लिवरवुड्स और मोसेस में थैलस कैसा होता है।
Liverworts may have thallus flat, dorsoventrally flat. Thallus can be there or it can be foliose type. But in case of mosses, thallus is always foliose in nature. Second point आप देख सकते हो इनके rhizoids के बारे में. Rhizoids in liverworts they are unicellular and unbranched, while in case of mosses the rhizoids are multicellular and branched. Okay. Third point we can say that the sporophyte of these plants, liverworts, it is not elaborate, it is not complex, while in case of mosses it is having complex structures. Next point what we can mention, the very important point, there is no protonema stage in case of the liverworts. The spores will directly germinate to form the gametophyte, while in case of mosses the spores are not directly going to germinate into the foliose or gametophytic stage, but first of all it will be having an intermediate stage, filamentous stage. These filaments are green in color and they look like just algae. So this filamentous stage, which is known as protonema, it is present in case of mosses, not present in the liverworts. One more thing what we can add here, that if we compare this body, foliose structures of the liverworts and the mosses, we can clearly say that they have leafy appendages arranged on the longitudinal axis in two rows, while in case of mosses it is arranged spirally. The leaf-like structures are arranged spirally and they have midrib, while the midrib is absent in the foliose leafy structure of the liverworts. And if we are going to quote some examples in case of liverworts and mosses, in liverworts, as I have told you that Marchantia, Riccia or Porella, these are the liverworts, while in case of mosses we can give example of Funaria, Sphagnum. Sphagnum is also known as peat moss. Sphagnum, Funaria and Polytrichum. These three examples can be quoted in the mosses. So these were the differences between the liverworts and the mosses. And I hope this lecture is clear to you.